ग्रुप 1 चाहे ग्रुप 2 चाहे ग्रुप 3, तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? मेटल पॉजिटिव आयंस दे आर सराउंडेड बाय सी ऑफ delocalized electrons. इस तरह से हमें मेटालिक बॉन्डिंग बनानी होती है एग्जाम में, और इसको लेबल भी करना होता है। तो दीज आर मेटल पॉजिटिव आयंस, और इलेक्ट्रॉन्स सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इनको हम कहते हैं सी ऑफ delocalized electrons। हफ्सा मेटल्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मेटल्स, अगर हम इसको हमने क्या पढ़ा था कि ये जो बॉन्डिंग होती है, जो स्ट्रक्चर बनता है, ये तो है तो मेटालिक बॉन्डिंग। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? जॉइंट मेटालिक लैटिस। और जब भी स्ट्रक्चर हमारे पास जॉइंट बनता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है, चाहे वो जॉइंट आयनिक लैटिस हो, चाहे वो जॉइंट मेटालिक लैटिस हो, चाहे वो जॉइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और क्यों हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है? बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ heat energy is required to break large number of metallic bonds. ठीक है, तो ये जरूर याद रखना कि why metals have high melting and boiling point due to giant metallic lattice. There are large number of metallic bonds, so large amount of heat is required in order to break these metallic bonds. Secondly, the metals होते हैं, they are good conductors of heat and electricity. ऐसा क्यों होता है? why they are good conductors of heat and electricity? अगर मैं metallic lattice देखूं तो they have sea of electrons, जिसकी वजह से if I connect a battery across this metallic lattice, क्या होगा? जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी है, इट विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल। एज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, हेंस मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर वो क्वेश्चन में पूछता है व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका वन वर्ड आंसर है बिकॉज मेटल्स हैव फ्री। फ्री भी लिख सकते हो, मोबाइल भी लिख सकते हो, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सिमिलरली मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वेश्चन पूछता है, और ये भी पूछता है व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो उसका भी जो आंसर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, बिकॉज मेटल्स हैव मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने फिजिक्स में कंडक्शन पढ़ा होगा कि व्हाई ऑब्जेक्ट्स कंडक्ट हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। तो यही इसका आंसर है कि अगर कोई नॉन मेटल है तो नॉन मेटल में हीट कंडक्शन हो रही होती है, एज अ पार्टिकल वाइब्रेट दे ट्रांसफर heat energy to their neighboring particles, and that's how heat energy flows from one end of the material to the other end. However, in metals the conduction takes place in the same way, that the metal positive ions they vibrate and transfer energy to the neighboring yes, these metal positive ions they vibrate, ये vibrate करेंगे और ये अपने neighboring metal positive ions को energy transfer करेंगे। लेकिन इसमें फिर फास्ट क्या है? नॉन मेटल में भी तो ऐसा ही है, इसमें एक काम और हो रहा होता है,
ये जो सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बहुत छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल। तो जब हम इसको हीट करते हैं एक एंड से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जंप करके जल्दी से आगे चले जाते हैं, तो जल्दी से हीट आगे ट्रांसफर कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। तो अगेन मेटल्स, दे कैन conduct heat from one end to the other very fast, so and the reason is because they have free electrons। ठीक है, दोनों का एक ही रीजन है। आपको केमिस्ट्री में सिर्फ वन वर्ड आंसर ये लिखना है, बिकॉज why metals are good conductors of heat, you just have to write metals have free electrons। why metals are good conductor of electricity, you just have to write because metals have free electrons, that's it। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है केमिस्ट्री के लिए। अच्छा, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज इनमें से आपको याद होनी चाहिए थोड़ा सा। हमने दो प्रॉपर्टीज को मैंने डिफरेंट कंपेयर करवाया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स हैव a solid at room temperature except mercury। mercury is the only metal which is liquid at room temperature। you guys know what is mercury? mercury is there in clinical thermometer, right? जो मर्करी का थ्रेड होता है उसमें। नॉन मेटल जो होते हैं वो कुछ सॉलिड होते हैं, जैसे वुड है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। कोई लिक्विड होते हैं जैसे वाटर है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। कुछ गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन है, गैस है रूम टेम्परेचर पे। बट मेटल्स दे आर जनरल ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सिवाय एक के जो कि मर्करी है। इसी तरह दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, जो ग्रुप वन मेटल्स होते हैं ना, उनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो ग्रुप वन के जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बाकी एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स इतने ज्यादा हाई नहीं होते। अभी इसका ना एक याद भी करवाऊंगा मैं, याद भी करना है ग्रुप वन के मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट की रेंजेस क्या होती हैं। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना बीच में। नॉन मेटल्स दे यूजुअली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट फॉर जो हमने डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिका देखा था जाइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग में। उनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, दे हैव लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, सो दैट्स व्हाई लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेल्ट देम और बॉयल देम, so they have high melting point। But mostly covalent compounds or non-metals, they have covalent bonding and they have low melting and boiling point। Metals are usually shiny in appearance। Metals are sonorous। Sonorous means when they hit with each other, they strike with each other, they produces a knock sound। that knock sound जो metals का characteristic knock sound होता है ना, that is sonorous। मतलब दो मेटल की रॉड एक दूसरे से स्ट्राइक करवाओगे तो एक साउंड जो प्रोड्यूस्ड होगा, वैसा साउंड दो वुडन स्टिक एक दूसरे से स्ट्राइक करवाओगे तो वैसा प्रोड्यूस नहीं होगा। तो नॉन मेटल्स को हम नॉन सोनोरस कहते हैं, मेटल्स को हम सोनोरस कहते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये डिस्कस कर लिया, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। However, graphite is an exception in non-metals, and that we studied in detail why graphite can conduct electricity। और reason क्या है? Because every carbon in graphite has one free electron। Metals they have high densities, non-metals they have low densities। अच्छा, एक पॉइंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, ये मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, हम अभी करते हैं। What is malleability and ductility? We discussed that in bonding, malleability is the property of metals to be drawn into sheets। देखो दो प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की, मैलेबिलिटी और क्या होती है, मेटल्स कैन बी इजीली हैमर्ड इनटू शीट्स, मतलब उनकी शीट्स आसानी से बनाई जा सकती हैं। और डक्टिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये डेफिनेशन आपको बॉन्डिंग के हैंडआउट में मिल जाएंगी। तो they can be easily drawn into wires, मतलब खिंच जाते हैं, वायर बन जाता है, जैसे कॉपर वायर होता है। और ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि अगर हम मेटालिक बॉन्डिंग देखें तो दीज मेटल पॉजिटिव आयंस आर वेरी रेगुलरली अरेंज्ड। जैसे वो बुक्स होती है ना, अगर आप जब अपना न्यू कोर्स लेते थे तो आप वो जो बुक्स है उन पे लेमिनेशन कर लेते हो, जो आपकी कॉपीज होती हैं, दे आर ऑल ऑफ सेम साइज, और उन पे आप लेमिनेट करके एक दूसरे पे रख दो तो दे आर वेरी रेगुलरली अरेंज्ड। अगर इस पे मैं किसी बीच में कोई बुक रखी हुई है और उस पर मैं फोर्स लगाना शुरू कर दूं तो क्या होगा, बीच वाली बुक स्लाइड हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे मेटल्स में जो बीच वाली लेयर है ना, इट कैन इजिली स्लाइड, और ये इजिली स्लाइड होके जो है वो आगे बढ़ जाएगी यूं करके, और जैसे ही आगे बढ़ेगी तो मेटल का शेप चेंज हो जाएगा। तो ये जो स्लाइडिंग प्रॉपर्टी है मेटल पॉजिटिव आयन के लेयर्स की, एज दे आर रेगुलरली अरेंज्ड, इज
नोन एज मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, जिसकी वजह से मेटल जो है वो इजिली अपना शेप चेंज कर लेता है। अब वी नो मेटल फ्रॉम इट्स स्ट्रेंथ, कि जो लोहा है वो तो भाई इतना ताकतवर होता है, वो तो मोड़ो बेंड नहीं होता। बट ऐसा नहीं है, जो प्योर मेटल होता है ना, प्योर मेटल इज वेरी सॉफ्ट। जो बिल्कुल 100% प्योर मेटल होगा ना, अगर मैं आपको प्योर आयरन दे दूं आपके हाथ में, तो आप तो वो हाथ से मोड़ लोगे। बट इन रियल लाइफ वी डू नॉट सी दिस हैपनिंग, बिकॉज जो हमारे पास जो लोहा हमारे अराउंड है वो तो हम यूज इसलिए करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ होती है। बट दैट इज नॉट प्योर मेटल विच वी आर यूजिंग, वी आर एक्चुअली यूजिंग द एलॉयज। तो हम करते क्या है बेसिकली, कि जो प्योर मेटल है उसमें क्या होता है, metallic lattice होता है, metal positive ions are regularly arranged like this. When we apply force on it, these layers slide over one another. Or why they slide over one another? Because when a force is applied to a metallic structure, the layers slide over each other and reform into new lattice position. And why they do this slide? Because they are very regularly arranged. ठीक है? However, if we because अगर ऐसा ही है, तो मैं फिर मेटल को हमारे अराउंड सराउंडिंग में मेटल क्यों इतना हार्ड होता है, तो हम लोग मेटल यूज नहीं कर रहे होते। ठीक है मुनीब, ग्रुप 1 के मेटल्स हो चाहे ग्रुप 2 के हो चाहे ट्रांजिशन मेटल्स हो, अगर वो प्योर फॉर्म में तो दे आर वेरी सॉफ्ट। ठीक है, चाहे प्योर कॉपर दे दूं, तुम्हें प्योर गोल्ड दे दूं तो तुम हाथ से मोड़ दोगे, प्योर आयरन दे दूं तो हाथ से मोड़ दोगे। तो रीजन क्या है कि मेटल पॉजिटिव आयंस दे आर रेगुलरली अरेंज। जैसे ये ऊपर वाला है ना प्योर मेटल है, तो रेगुलर अरेंजमेंट है, लेयर्स कैन स्लाइड ओवर वन अनदर इजीली। But when we use metals, we actually are using them in the form of alloys. Alloys क्या होते हैं, जब मैं एक से ज्यादा मेटल या मेटल के अंदर कोई नॉन मेटल थोड़ा सा मिक्स कर दूं। मिक्सिंग कैसे करेंगे हम, जैसे मेरे पास एक मेटल है कॉपर, उस कॉपर को मैं मेल्ट करूंगा और उसमें मैंने जिंक डाला, वो भी मेल्ट करके डाला। तो क्या हुआ, जिंक के एटम जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, कॉपर का छोटा होता है। तो उससे होगा क्या, कॉपर में जब जिंक आ गया ना, तो वो इसकी जब वो सॉलिडिफाई होगा, वापस लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाएगा, तो वो क्या करेगा, उस लेयर्स को डिस्टर्ब कर देगा सॉलिडिफाई होने के बाद। तो नाउ लेयर्स आर लेस रेगुलरली अरेंज्ड, जिसकी वजह से अब अगर आप इन लेयर्स को स्लाइड करने की कोशिश करोगे ना, तो वो स्लाइड नहीं होंगी। जैसे ये लेयर है ना, अब ये एक दूसरे पे आके रुक जाएंगी, स्लाइडिंग रुक जाएगी इनकी। ठीक है, तो अब ये मेटल पॉजिटिव मेटल में अगर मैंने कोई और मेटल और नॉन मेटल डाला है, तो यहाँ पे देखो कि जो लेयर्स हैं ये इंटरलॉक्ड हो गई हैं। अब यहाँ पे ये स्लाइड नहीं होगी, रुक जाएगी यहाँ पे। तो उसकी वजह से मेटल्स में स्ट्रेंथ आ जाती है। और जब भी हम मेटल के अंदर कोई नॉन मेटल या कोई और दूसरा मेटल मिलाते हैं, तो वो प्योर नहीं रहता। मतलब केमिस्ट्री की नजर में वो प्योरिटी नहीं है। बेशक आप गोल्ड में, आप आयरन के अंदर गोल्ड ही क्यों ना मिला दो, लेकिन वो आयरन फिर इम्प्योर कहलाएगा। इम्प्योर इसलिए कहलाएगा, केमिस्ट्री प्योर किसको कहती है, जब एक ही टाइप का एलिमेंट या कंपाउंड हो। तो होता क्या है, जब दो मेटल या नॉन मेटल हम मिक्स कर देते हैं आपस में और उसको सॉलिडिफाई कर लेते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एलॉयज। एलॉयज में क्या होता है, लेयर्स आर लेस रेगुलरली अरेंज्ड, सो दे डू नॉट स्लाइड ओवर वन अनदर। हेंस हमने करा क्या, मेटल में जो मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी थी उसको रिड्यूस कर दिया टू गिव मेटल इट्स स्ट्रेंथ। चाहिए, समझ आई बात यहाँ तक? कोई सवाल, कुछ पूछना है? अभी एलॉयज की तरफ एक बार दोबारा आएंगे, लेकिन वो मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी समझने के लिए इट वाज नेसेसरी। अच्छा, फिर हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दैट वी डिस्कस बिकॉज दे ऑलवेज टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दे डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स being it group 4 5 6 7, they gain electrons, so they are electronegative. Metal जो है, they form a positive valency because they lose electron. When any atom loses electron, it gets a positive charge, right? That we must have discussed in atomic structure in detail. Why does that happen? Non-metals, they have negative valency, and reason being because they gain electron. अच्छा, oxidizing agent, reducing agent, we will discuss it after redox reaction. What are reducing agent and what are oxidizing agent, और metals क्यों reducing agent behave कर रहा है. But those who know what is reduction and oxidation, so reduction is basically gain of electrons. So because metal loses electron,
वो लूज कर रहे हैं तो खुद तो वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, पर उनका इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई गेन कर रहा होगा तो वो उनको रिड्यूस करा देगा. दैट्स व्हाई दे कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अच्छा, मेटल्स फॉर्म बेसिक and a few amphoteric oxide that we studied in acid and bases. कि मेटल जो होते हैं ग्रुप 1 और 2 के मेटल्स दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे हमने देखा था जिंक और अपना एल्यूमिनियम का, दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो ये भी याद रखना है. मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है. नॉन मेटल्स यूजुअली हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग. नॉन मेटल्स की ऑक्साइड जो है एसिडिक होती हैं. ठीक है. अच्छा, मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? हाउ क्विकली दे लूज इलेक्ट्रॉन. any metal that loses electron more fast more quickly, it must be more reactive metal. जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो अब मेटल्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम सबकी रिएक्टिविटी आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे. जो सिलेबस में हमें जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए दी हुई, हम उनकी कंपेयर करेंगे बस. तो हमें ये जो मेटल्स आपके सामने लिखे हुए हैं इस वक्त, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद होनी चाहिए. जो उसमें सबसे ऊपर मेटल है डेट इज पोटेशियम. इट इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल दीस. वेयरएज प्लेटिनियम जो सबसे नीचे है, इट इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल दीस. अच्छा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है कि वो जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसी ना किसी की चीज के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेगा. जैसे पोटेशियम ऑक्साइड बन जाता है, सोडियम ऑक्साइड बन गया, या कुछ और बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया. और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है जैसे नीचे जो है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, दे डू नॉट लाइक टू रिएक्ट, दे डू नॉट लूज देयर इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई दे आर लीस्ट रिएक्टिव. और ये लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते. और यही रीजन है कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम इज वाइट गोल्ड. ठीक है. और यही रीजन है कि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. क्योंकि इनको अगर आप 100 साल भी रख दोगे ऐसे ही, तो ये ऐसी का ऐसी रहेगा, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. यही रीजन है कि गोल्ड जो है वो इतना एक्सपेंसिव है. और गोल्ड के जितना गोल्ड होता है उसी के हिसाब से मुल्क की करेंसी जो है वो प्रिंट होती है या पब्लिश होती है. पहले होती थी खैर. बट गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनियम ये मेटल इतने महंगे क्यों होते हैं, उनका रीजन आपने याद रखना है कि दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट, दैट्स व्हाई दे आर एक्सपेंसिव. तो बाकी के जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, पोटेशियम बीइंग मोस्ट रिएक्टिव, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम. ठीक है. तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर या सीरीज आपको याद रखना है. और ये याद करने के लिए देखो भाई, हमने तो यूं याद किया हुआ था, मैं बता देता हूँ. जैसे द निमोनिक केस, कल, नसीमा के, मंगेतर, अली, जैन, फाखिर, पप्पू, हैदर, एच इज फॉर हैदर, जहेज में लाए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम. तो इफ यू वांट रिमेम्बर दिस इन दिस वे तो याद हो जाएगा. क्या है? कल, कल इज फॉर के पोटेशियम, कल नसीमा Na सोडियम, के इज कैल्शियम, कल नसीमा के मंगेतर Mg इज मैग्नीशियम, कल नसीमा के मंगेतर अली एल्यूमिनियम, जैन जिंक, फाखिर Fe आयरन, पप्पू पीबी लेड. तो कल नसीमा के मंगेतर अली, जैन, फाखिर, पप्पू, हैदर, एच, कॉपर, जहेज में लाए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम. ठीक है. And down this electrochemical, this is known as metal reactivity series or electrochemical series. And down this series reactivity of metal decreases. मतलब potassium is the most reactive of these metals and platinum is the least reactive of these metals. And ठीक है. तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं इसको और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं. ये क्या हुआ? अच्छा जी. ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर स्पेसिफिकली नोन एज अल्कली मेटल्स. अच्छा, अल्कली में ग्रुप 1 की हमारे सिलेबस में ना ग्रुप 1 को थोड़ा सा अलग से डिस्कस करते हैं. ग्रुप्स में ना पीरियोडिक टेबल में अक्सर देखो ये ट्रांजिशन आपका पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वो भी इसमें ना आधे से ज्यादा कवर हो जाएगा. हमारे पास सिर्फ ग्रुप 7 रह जाएगा और ग्रुप 8 रह जाएगा टू बी डिस्कस लेटर इन द पीरियोडिक टेबल.
तो ये दो चैप्टर एक साथ चल रहे होते हैं। मेटल वेरी इंपॉर्टेंट वैसे ना, इसके आगे रेडॉक्स हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, तो मेटल्स आता होगा तो ये बाकी के चैप्टर होंगे। ठीक है। नहीं मुनीब, ये मेरे टीचर ने मुझे याद कराया, बकौल उनके उनके टीचर ने उन्हें याद कराया। तो कहाँ से बना आ रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बना हुआ है। हाँ, नाम मैंने चेंज करे हैं थोड़े बहुत इसमें। अच्छा जी। ग्रुप वन एलिमेंट्स अल्कली मेटल, दीज आर मेटल विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन। मतलब सोडियम है जैसे, तो सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाना है। सोडियम ऑक्साइड जो है वो पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, अल्कली। तो अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी नो दिस इज अल्कली। और ये दैट्स व्हाई ग्रुप वन मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये कुछ रिएक्शन आपने एसिड एंड बेसिस में भी देखा था। और जब अल्कली है तो अल्कली जो है लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू कर देती है। अच्छा, ग्रुप वन के जो मेटल्स हैं दे आर मोस्ट एक्टिव मेटल्स इन द प्रोडक्ट टेबल। देखा ना, अभी हमने देखा कल नसीमा के मंगे था, तो पोटेशियम सोडियम दोनों ग्रुप वन के हैं, दोनों सबसे ऊपर हैं। हैव दे आर शाइनी सिल्वर सॉलिड, दे हैव वन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, तभी तो ग्रुप वन में। अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, तो सोडियम का जो प्रोटॉन नंबर होता है दैट इज 11 which is 2,8,1. potassium is 19 which is 2,8,8,1. ठीक है। अच्छा, दे आर सॉफ्ट एंड इजीली कट विद स्कैल्पेल। मतलब अगर जो प्योर आपके पास मेटल है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है। अभी भी बात हुई है ना, मेलेबल एंड डक्टाइल होता है। ग्रुप वन के बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, मतलब नाइफ से काटना चाहो, स्कैल्पेल जो रहता है, जो लेबोरेटरी की जो नाइफ होती है ना, उसको हम स्कैल्पेल कहते हैं। मतलब वो इतनी ज्यादा शार्प नहीं होती है, बट स्टिल इट कैन कट ग्रुप वन मेटल। और दे आर वेरी रिएक्टिव। प्योर सोडियम मेटल जो है इतना रिएक्टिव होता है कि अगर मैं उसको निकाल के एयर में रख भी दूं, तो वो ऑक्सीजन के साथ ऐसे बैठे बैठे रिएक्ट कर जाता है, और इतना वायलेंटली रिएक्ट करता है कि वो एकदम से जल जाता है ऑक्सीजन में रखे रखे। इसलिए हम उनको एयर में रखते भी नहीं है। इनको हम ना ऑयल में, वाटर में डालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, एयर में डालोगे तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। तो हम इनको ना ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं अगर तो मेरे पास कोई प्योर मेटल है, ताकि वो एयर या वाटर से रिएक्ट ना करे। डेंसिटीज लो होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो हाई होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अभी दोबारा बात करते हैं इसके। और रिएक्ट इजली इन एयर, सो दे आर केप्ट इन ऑयल। रिएक्ट विगरसली, मे कैच फायर और एक्सप्लोड विद कोल्ड वाटर। अच्छा, केमिस्ट्री में जो कोल्ड वाटर होता है ना, उसका मतलब होता है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। कोल्ड वाटर का मतलब केमिस्ट्री में ये नहीं होता कि मैंने जो है वो बर्फ बर्फ डाल के ठंडा किया पानी को। कोल्ड वाटर का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे सादा पानी में अगर आप सोडियम मेटल डालोगे, तो वो इस तरह से इतना वायलेंटली रिएक्ट होता है कि ऐसा लगता है पानी में ब्लास्ट हो गया। ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट इज दे मेक आयनिक कंपाउंड्स। हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स कौन कौन बनाता है। आयनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए वी मस्ट हैव ग्रुप वन मेटल्स कंबाइंड विद ग्रुप वन टू थ्री के जो मेटल्स हैं या ट्रांजिशन मेटल जो है वो उनको किसके साथ कंबाइन होना चाहिए, ग्रुप फाइव सिक्स सेवन। बॉन्डिंग से रिकॉल करो, वन टू थ्री के जो मेटल्स हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, अगर ये बॉन्ड बनाएंगे ग्रुप फाइव ग्रुप सिक्स या ग्रुप सेवन के किसी एलिमेंट के साथ, तो वो जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ग्रुप वन के मेटल तो ऑब्वियसली फिर आयनिक बॉन्ड ही बनाएंगे ना। और कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं, ग्रुप फोर के एलिमेंट, ग्रुप फाइव सिक्स सेवन के एलिमेंट और हाइड्रोजन, ये लोग आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, सेकेंडली आगे देखो, तो अब अगर ना डाउन द ग्रुप बात करो, तो डाउन द ग्रुप क्या कहते हैं, इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर मैं बात सबसे ऊपर ग्रुप वन में देखो, तो लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर रुबीडियम होता है, फिर सीजियम होता है। तो सीजियम जो होता है ना वो मोस्ट एक्टिव होता है इन सब में, और लिथियम जो होता है वो लीस्ट एक्टिव होगा इन सब में। लेकिन सीजियम को हमने रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं डाला हुआ है। रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, पोटेशियम से, फिर आता है उसमें सोडियम। मतलब बताने का मकसद ये है कि डाउन द ग्रुप वन जो है वो रिएक्टिविटी इनकी इंक्रीज होती है। अच्छा जी, डेंसिटी
क्या होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। आपने वैल्यूज याद नहीं करनी है डेंसिटी की, आपने बस ये याद रखना कि डाउन द ग्रुप वन डेंसिटी इंक्रीज होती है। लिथियम की डेंसिटी कम होगी, सोडियम की उससे ज्यादा होगी, पोटेशियम की उससे ज्यादा होगी। बस ये ट्रेंड याद रखना। और मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप वन डिक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। ये दो ट्रेंड याद रखना। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट, बल्कि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 98 डिग्री सेल्सियस, ये याद कर लो, क्वेश्चंस करते हुए काम आएगा। वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर लॉजिकल रीजनिंग से देखो तो वो हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हमारी आसानी के लिए हम ना सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट याद रखेंगे विच इज 98 डिग्री सेल्सियस। और साथ में एक चीज और याद रखेंगे कि ग्रुप वन के जो मेटल्स हैं किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं है। रेंज याद कर लो, 200 डिग्री सेल्सियस से 29 तक। बस ये याद कर लो कि 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं है ग्रुप वन के मेटल्स में, और सोडियम का है 98। हो जाएगा याद? कोई सवाल यहाँ तक किसी का? मेटल्स इज ओवर देयर, मेटल है आपके पास गूगल क्लासरूम पे, तो वहां से अपलोड कर दूंगा। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो बट लेकिन जो आयरन है ना वो टू पॉजिटिव भी बना सकता है, मतलब कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, कभी वो 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है। तो दैट्स वाई इसको ना तो हमने ग्रुप 2 में रखा है ना ग्रुप 3 में रखा है, तो इसको हमने अलग ही करके रखा है, उसको हमने ट्रांजिशन मेटल बोला हुआ है। अच्छा, इनकी अच्छी खास बात क्या होती है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। जो कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का होता है, आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, सोडियम सल्फेट है वो वाइट कलर का होगा। कलर्ड कंपाउंड सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन वाला पॉइंट छोड़ देना, जरूरत नहीं है अभी इसकी। और दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? दे स्पीड अप अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और ये कैटलिस्ट हम आगे अब पढ़ना शुरू करेंगे कि कहाँ कहाँ कैटलिस्ट यूज होते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होता है उसको वो फास्ट करवाने के लिए यूज होते हैं। पढ़ेंगे आगे कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो और वो जिनका जो यूज हो रहा होता है कैटलिस्ट में, ये सारे यूजेस लिखे में, ये फिलहाल देख लेना क्या होते हैं, लेकिन ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं कैटलिस्ट अभी, क्योंकि हम हर एक एक रिएक्शन का चैप्टर है, तो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वो खुद ही याद हो जाएगा। सेकेंडली, एडवांटेजेस क्या होते हैं जब ट्रांजिशन एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं? अब एक रिएक्शन को फास्ट करवा रहे हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज अभी तो फिलहाल तुम्हें यही समझ आएगा। तो ये इनके यूजेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एडवांटेजेस अगर अभी नहीं समझ आता और अगर याद भी नहीं होता तो छोड़ देना, ये आगे खुद ही हो जाएगा, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। बाकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ऊपर भी सारी डिस्कस हो गई हैं। मेटल्स दे आर डक्टाइल, मैलेबल, गुड कंडक्टर्स। क्यों होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। डक्टाइल और मैलेबल क्यों होता है? लेयर्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। दे आर शाइनी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट मर्करी एंड सोडियम। और इसके अलावा एक्सेप्ट, बल्कि ग्रुप वन मेटल्स ही कह दो ना, ग्रुप वन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट इतने ज्यादा हाई नहीं होते। दे हैव हाई डेंसिटीज, दे आर स्ट्रॉन्ग मेटालिक लैटिस, वी नो दे आर malleable एंड डक्टाइल, ये बात हमारी डिस्कस हुई। लेयर्स आर वेरी रेगुलरली अरेंज्ड, so when we apply force on the application of force, layers slide over one another. So in order to avoid that, we make alloys. What are alloys? Mixture of two or more metals or a metal with a non metal. ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये डेफिनेशन यहाँ तक याद कर लेना, ठीक है। वी मेक एन एलवाई, ब्रास इज एन एलवाई। ये याद रखना कि ब्रास जो हम एलवाई बनाते हैं उसमें 70% कॉपर होता है एंड 30% जिंक होता है, ठीक है। एंड दिस ब्रास एलवाई स्ट्रॉन्गर इधर ऑफ कॉपर एंड जिंक, मतलब कॉपर और जिंक को अगर इंडिविजुअली देखो और ब्रास को देखो तो कॉपर और जिंक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि उसमें लेयर्स जो है वो लेस रेगुलरली अरेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एलॉयज। एलॉयज आपका कहाँ बनाया जाता है? जैसे हमने बात की थी ना कि आयरन को हम लोग, लोहा जो होता है वो अपने लोहे की फॉर्म में यूज थोड़ी कर रहे होते हैं, वी यूज इट इन द फॉर्म ऑफ एलॉय, तभी तो इतना वो स्ट्रांग होता है, वरना तो वो हाथ से ही बेंड हो जाए। तो वो जो एलॉय ऑफ आयरन होता है उसको हम कहते हैं स्टील। तो बेसिकली हमारे सराउंडिंग में जो यूज हो रहा है ना मेटल, दैट इज स्टील। और स्टील कैसे बनता है? हमने आयरन के अंदर जो है थोड़ा बहुत कार्बन, आयरन मेटल के अंदर कोई नॉन मेटल डाल देते हैं जैसे कि कार्बन, या फिर कोई और मेटल डाल देते हैं जैसे कि निकेल या क्रोमियम, तो डिफरेंट टाइप के स्टील बन जाते हैं। ब्रास हमने देखा, ब्रास को जैसे हम अपनी जबान में कहते हैं तांबा, ठीक है, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। क्वाइन मेटल्स में अक्सर ब्रास यूज हो रहा होता है। निकेल
कॉपर और निकल का एलॉय कॉइन मेटल्स में यूज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एलॉय जब बनता है तो जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन और हमने कार्बन डाला है, तो आयरन की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, कार्बन की अलग होती हैं, लेकिन जब एलॉय बन जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट आ जाता है। देखिए, एक तो सबसे बड़े तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी खत्म हो गई है आयरन की। यूजेस ऑफ स्टील, स्टील कहाँ यूज करते हैं आप, लोहा जहाँ जहाँ यूज होता है ना वो तुम लिख सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन कटलरीज में यूज हो गया, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, किचन सिंक्स, मतलब ये कार बॉडीज हो गई आपके, लोहे के गेट हो गए, बाहर के दरवाजे हो गए, ग्रिल्स हो गई, कटलरीज तो ये लिख दिया। इसके अलावा कार बॉडीज, एरोप्लेन बॉडी, कुछ भी लिख सकते हो ना, इसमें कोई इतने इशू नहीं है। देन वी हैव रिएक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल जो है वो किस किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। एक तो रिएक्शन मेटल्स का हमने कोल्ड वाटर के साथ देखना है, जो मेटल्स जो बहुत रिएक्टिव होते हैं तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, जो लीस्ट एक्टिव होते हैं वो उनको स्टीम के साथ हीट करना पड़ता है। अच्छा, कोल्ड वाटर मैंने बताया केमिस्ट्री में हम कोल्ड वाटर रूम वाटर एट रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं मैंने बर्फ डाल के ठंडा किया है उसको, सही है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट होके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाते हैं। पोटेशियम एंड सोडियम दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, whereas कैल्शियम विद वाटर रिएक्ट्स विद रीडली। रीडली मतलब जल्दी हो जाता है लेकिन इतना एक्सप्लोड नहीं करता जैसे पोटेशियम और सोडियम करते हैं। अच्छा, ये याद रखना है, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहा है और वो उसका रिएक्शन किस तरह का है, इट रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली। सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहा है और इसका रिएक्शन क्या है, इट रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड रिएक्ट्स रीडली। इसी तरह मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम। क्यों रिएक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उस पर एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी कि क्या होता है ये। जिंक रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ तो क्या बना रहा है, आयरन को रिएक्ट कराना है तो गर्म करना पड़ता है, रेड हॉट, इतना गर्म करोगे लाल हो जाए वो। लेड जो है वो रिएक्ट होता है, वो क्या बनाता है, और वो स्लो रिएक्शन है। इसी तरह कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर क्योंकि वो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, और रिएक्ट होने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा है ना तुम लोगों ने मेरे साथ, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, अच्छा नहीं देखा होगा अभी एसिड एंड बेसिस में, आगे देखेंगे। बहरहाल ये आपने सीरीज जो है ना, कौन से चीज का किस चीज के साथ कैसा रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपने याद रखना है, और ये आपने कल तक याद करना है ताकि आगे जब हम क्वेश्चंस करें तो ये आपको चीज समझ आ रही हो क्वेश्चंस करते हुए। एक ये वाली सीरीज और एक ये वाली, मतलब रट्टा मारना है इन शॉर्ट, सीधा सीधा साफ साफ, और कुछ इसमें ना कहानी नहीं करनी है अभी फिलहाल, रट्टा मार लो पहले तो सीधा सीधा, ठीक है। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, एसिड का कौन से एसिड का किस तरह से रिएक्शन किस मेटल के साथ है, HCl के साथ दिया हुआ है, पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कर रहा है, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर रहा है, तो ये भी याद रखना है कि ये दोनों एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, MCQ बनाता है इससे। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम नहीं करता, एल्यूमिनियम के ना करने की वजह उसकी ऑक्साइड लेयर है, जैसी सरफेस का एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट करता है किसी भी चीज से तो उसके सरफेस पे एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर होगी। अब बाकी मेटल्स भी तो ऑक्साइड लेयर बना रहे हैं, जैसे आयरन है तो वो भी तो ऑक्साइड लेयर बना लेता है, जब उसके ऊपर सरफेस का जो मेटल है, तो सरफेस के एटम है, जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो आयरन ऑक्साइड बना लेगा या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। तो ऐसा क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में फर्दर रिएक्शन नहीं हो रहा क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो नॉन पोरस है। नॉन पोरस मतलब इसमें फर्दर ऑक्सीजन या वाटर या एसिड जो है ना अंदर नहीं जा सकता, अंदर वाले मेटल पे। बाकी की पोरस होती हैं, बाकी में सब में लेयर बनने के बाद अंदर जाएगा और अंदर के मेटल से भी रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले रिएक्शन, ये सीक्वेंस जो है ना, जिंक जो है वो कर रहा है, आयरन कर रहा है, लेड कर रहा है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम ये नहीं रिएक्ट कर रहे डाइल्यूट एसिड से, ये याद रखना है, इसमें छोटे छोटे MCQ बनाएगा। विच मेटल ऑन रिएक्शन विद एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट, और ऑप्शन में आपको कॉपर भी दे देगा, ठीक है, और मैग्नीशियम भी दे देगा, और सिल्वर दे देगा, गोल्ड, प्लेटिनियम दे देगा, तो आपको पहचानना है कि भाई ये तो करते ही नहीं, जो करता है वो आंसर है। ये हम क्वेश्चंस करेंगे ना कल तो फिर पता चलेगा, लेकिन उसके लिए ना कल यहाँ तक पेज 10 तक मेक श्योर आप जो है जो जो चीजें हैं इसमें याद करने वाली, ये जो दो सीरीज हैं वो, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो याद कर लो। बाकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज इतना आ, ये आपकी नॉलेज के लिए, बाकी सारी चीजें इसमें इतना नहीं पूछता।
हाँ, ये मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड्स याद कर लेना, मेल्टिंग पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट याद कर लेना। बाकी फिर पास पेपर जब करोगे साथ साथ तो फिर देख लेना कि क्या चीजें और पक्की याद करनी है। लेकिन ये जो रिएक्शंस की है ना हो रहा है, ये जरूर याद करना है, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज 10 और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऑर्डर, ये ऑर्डर याद होगा तो फिर ये रिएक्शन भी, ये दोनों भी याद हो जाएंगे तुम्हें ना। पहले तो ऑर्डर याद करना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, कल नसीमा के मंगेतर वाला याद तो हो गया होगा आई थिंक, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना क्लास एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सुमैया आप रुक जाना जरा।